हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के लिए ऑडिशन चल रहा है, एक नहीं दो जगहों पर चल रहा है और इन दो जगहों से क्या अपडेट है, कौन इस ऑडिशन के अंदर पास होता हुआ नजर आ रहा है, कौन फेल होता हुआ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। मगर मोटी बात यह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज टीम इंडिया के जो सितारे हैं वो जमीन पर नजर आए हैं घरेलू टूर्नामेंट के अंदर, यानी कि फेल हो गए हैं इस ऑडिशन में। सबसे पहले अपडेट आपको दिखाते हैं, उसके बाद एक एक करके खिलाड़ियों पर बातचीत भी यहां पर करेंगे। दिलीप ट्रॉफी 2024 के पहले दिन फ्लॉप हुए कई दिग्गज खिलाड़ी। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जो है वो दिलीप ट्रॉफी में जो है वो देखने को यहां पर मिला है। पहले दो मैचेस के बाद जो है वो टीम इंडिया का चयन होना है और ये पहले दोनों मैचेस जो है वो चल रहे हैं, पहले दिन ही शुरू हो गए हैं। ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी जो टीम इंडिया खेल चुके हैं वो फ्लॉप साबित हुए पहले दिन। तूफानी पारी खेलकर ऑलराउंडर या फिर गेंदबाज कहिए अक्षर पटेल ने जो है अपना दावा जो है वो मजबूत किया है। इंडिया बी की तरफ से सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान ने शतक ठोका और इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक पहले दिन दिलीप ट्रॉफी के पहले दिन ठोका है। मतलब कि जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए, गेंदबाजों ने ठीक ठाक इंप्रेस किया है और मुशीर खान इकलौते ऐसे बल्लेबाज 19 साल का खिलाड़ी जिसने शतक बनाया है। सरफराज के ये छोटे भाई हैं। इससे पहले हम एक एक खिलाड़ी पर आए, मोटी मोटी बात आपको बता देते हैं कि भाई दो मैचेस जो चल रहे हैं 4 टीमों को में बांटा गया है, इंडिया ए बी सी डी। इंडिया ए और बी का मुकाबला बेंगलुरु में चल रहा है जहां पर इंडिया बी पहले बल्लेबाजी कर रही है, 202 पर 7 है पहले दिन का खेल खत्म होने पर, और इंडिया ए की अभी बल्लेबाजी नहीं आई है। दूसरी तरफ दूसरा मुकाबला अनंतपुर में चल रहा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि भाई पर्थ जैसी पिच है जहां पर, और पर्थ जैसे ही हालात भी नजर आए वहां पर, क्योंकि अगर आप समझिए इंडिया डी की जो टीम है, श्रेयस अय्यर जिसके कैप्टन है, वो टीम 164 पर बंडल आउट हो जाती है, वो भी 86 रन अक्षर पटेल बना देते हैं जैसे तैसे, नहीं तो वो 100 भी नहीं टपता। ठीक है, वो वाले हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। दूसरी टीम बल्लेबाजी करने आती है इंडिया सी, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है और 91 फॉर 4 वो भी यहां पर हो जाते हैं। तो ये 4 टीमें हैं, चारों टीमें खेल रही हैं और इन चारों टीमों का जब पहला मुकाबला हो जाएगा उसके बाद जो है टीम इंडिया चुनी जाएगी और जो टेस्ट टीम के लिए बांग्लादेश जो आ रही है उसके लिए 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम चुनी जाएगी। ऑडिशन चल रहा है खिलाड़ियों का, मगर खिलाड़ी जो है बहुत सारे स्टार खिलाड़ी जो है इसमें फेल हुए। मगर सबसे बड़ा नाम जो फेलियर हुआ उसकी बात सबसे पहले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर के दिखाएं जी क्या हाल रहा उनका। बहुत ही बुरा हाल, बेहाल जो है ना वो श्रेयस अय्यर का चल रहा है और ये उनकी पूरी कहानी है। दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में 9 रन बनाकर वो आउट हो गए और बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उछाल भरी पिच पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। अनंतपुर में इनका मुकाबला चल रहा है जी, जो पर्थ जैसी पिच है, तो सबको पता ही है कि इनको छोटी गेंद पर, उछाल भरी गेंदों पर प्रॉब्लम होती है। 16 गेंदों का सामना किया, 9 रन जो है श्रेयस अय्यर बना सके। तेज गेंदबाज विशाख विजय कुमार ने इनको आउट किया। बुची बाबू टूर्नामेंट में भी जो है शॉर्ट बॉल पर जो है ये आउट हो गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच थे, 2 टेस्ट मैचों में ये टीम का हिस्सा थे। उस समय 35, 13, 27 और 29 का स्कोर इन्होंने बनाया था। उसके बाद घरेलू क्रिकेट में बहानेबाजी करके ना खेलने की सजा इनको मिली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, चुना नहीं गया, वो सारी कहानी हुई है। अब वापसी का दावा ठोक रहे हैं मगर राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। मुझे लग रहा है मौका गवा दिया ऑडिशन में। बिल्कुल सर, पहला ही मौका, पहले ही मौके पर फेल, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब इनके सामने वाली टीम में केएल राहुल भी खेल रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल की बात है, क्योंकि अब अगर उन्होंने थोड़े बहुत रन कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि मेन टक्कर तो 5वें नंबर पे उनके ही साथ है आपकी। बिल्कुल जी भाई, आप 5 नंबर पे बहुत टफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आपके लिए ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा फिक्स है, उनको कोई नहीं हटा सकता। तीसरे नंबर के लिए शुभमन गिल आपने फिक्स किए हैं, वो कप्तान है, वो कप्तान है और जिस तरीके से खेलते हैं वो वहां जरूरी भी है। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की जगह खुद को सेटल किया है। चौथे नंबर पर किंग कोहली, उनकी भी जगह को कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं हटा सकता। 5वें नंबर के लिए आप लड़ाई जानिए, एक श्रेयस अय्यर जो आपके हैं एक कंटेंडर, उसके लिए केएल राहुल लगातार शानदार प्रदर्शन करते हैं उस प्लेस पे, सरफराज खान, और अगर जरूरत पड़ गई बल्लेबाजी करने की तो ऋषभ पंत भी कर सकते हैं टाइम आने पे। तो ये इतना सारा कंपटीशन और उसमें आप मात्र 9 रन बनाते हो, इनका फेलियर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इससे पहले बूची बाबू टूर्नामेंट में भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं था, और अब यहाँ पे भी इनका प्रदर्शन है जो वो सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। और इतने कैजुअली हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि शॉर्ट बॉल आई नहीं कि वो आउट हो ही जाएंगे, उनकी कमजोरी है। मतलब एक प्लेयर को आप एक पर्टिकुलर कमजोरी से, वो भी शॉर्ट बॉल, वो भी
इंटरनेशनल प्लेयर को इतने आराम से हम अगर बता पा रहे हैं तो ये थोड़ी दिक्कत की बातें हैं। वो श्रेयस अय्यर इस वक्त मिसिंग हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के वक्त हमें देखने को मिले थे। ऑल राउंड परफॉर्मेंस एकदम दे छक्के पे छक्के और इतने बड़े बड़े स्कोर टीम इंडिया के लिए उन्होंने लगाए थे चौथे नंबर पर खेलते हुए, लेकिन अब वो चीज नजर नहीं आ रही है। पता नहीं अपनी ही किसी चीज में वो खोए हुए हैं, इसी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। एक जो अच्छी चीज इतने समय में उनके साथ हुई है वो यही थी कि केकेआर को उन्होंने अपनी कप्तानी में खिताब जिता दिया। जिसका भी ज्यादातर पॉजिटिव, जिसका ज्यादातर क्रेडिट गौतम गंभीर को ही गया है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम की बातें हैं इनके करियर को देखते हुए। बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक टीम की कैप्टेंसी भी कर रहे हैं, वो टीम भी मुश्किल में जो है वो नजर आ रही है। मगर चलिए जी, बात करेंगे उन्हीं के टीममेट की, अक्षर पटेल की, बाद में जिन्होंने किसी तरीके से जो है लाज बचाने वाला रेस्क्यू किया है, लाज बचाने वाला काम किया। मगर श्रेयस अय्यर की कहानी बहुत मुश्किल नजर आ रही है और मतलब मिडिल ऑर्डर के अंदर कंपटीशन इतना है, इस टेस्ट टीम के अंदर कंपटीशन इतना है। आपकी एक छवि है कि भाई आप एक स्पिन को डोमिनेट करते हो, वो भी एक छवि है। वो छवि जो है ना वो धूमिल होती चली जा रही है, क्योंकि ये पता लग रहा है कि भाई ये खिलाड़ी ना बाउंसर्स को नहीं खेल पाता, शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाता, और ये कमी बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि नई है, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ना वो इसको एड्रेस कर रहे हैं, ना कोई और इसको एड्रेस यहाँ पर कर पा रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक और स्टार खिलाड़ी जो घरेलू टूर्नामेंट या फिर टीम इंडिया के ऑडिशन में जो है वो फेल हो गया कमबैक पर, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर कमबैक किया। ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, पहले पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। 634 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई। इंडिया बी के लिए ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। पंत की रेड बॉल क्रिकेट में वापसी जो है वो अच्छी नहीं रही। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने उनका जो है पंत का विकेट झटका। बांग्लादेश के खिलाफ टीम में चुना जाना फिर भी तय लग रहा है, ठीक है, फिर भी तय लग रहा है। ऋषभ पंत ने 33 टेस्ट मैचेस में 2271 रन बनाए हुए हैं। दिसंबर 2022 के बाद से जो है वो रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कह लीजिए, नहीं खेला है। 93 रनों की पारी उस समय खेली थी, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ ही खेली थी। अब बांग्लादेश का टूर आने वाला है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये पेच फंसता है दीपेश, क्योंकि अब बार बार ये बात हो रही थी कि भाई ऑडिशन है, हर प्लेस के लिए फाइट है, ठीक है। एक पॉजिटिव ये हुआ कि भाई ईशान किशन नहीं खेल रहे, चोटिल हो गए, चलो जी। ऋषभ पंत के नजरिए से श्रीकर भरत परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। अब आपके पास ले दे के ऋषभ पंत बच जाते हैं। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस ना भी आए तो भी आप उनको कैरी करोगे, मगर फिर ये बेंचमार्क कहां से सेट होगा कि भाई जो इस ऑडिशन में पास होगा वही जगह बनाएगा। सही बात है जी, ऑडिशन रखा क्यों गया है फिर अभी तक ये टीम का ऐलान हुआ क्यों नहीं है? जब सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, 19 से आपकी सीरीज है, आपने ये देख के 5 तारीख से, हाँ, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि भाई कौन टच में उसे खिलाएंगे, इसीलिए ये फॉर्मेट एक रखा गया था। अच्छी बात थी कहीं ना कहीं के मतलब चुना जाएगा तो बढ़िया बात है। एक टेस्ट फॉर्मेट से ही, एक टेस्ट फॉर्मेट के लिए अगर आप खिलाड़ी निकालेंगे तो बढ़िया बात है। ऋषभ पंत नहीं चले लेकिन उन्हें नहीं हटा पाएगा कोई, ये बात माननी पड़ेगी, ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं आपके पास। अब ध्रुव जुरेल भी ऐसे तो खेल रहे हैं इसमें, श्रीकर भरत भी खेल रहे हैं। श्रीकर भरत कुछ कर नहीं पाए। अब बताओ क्या किया जाए। अब आप ऐसे मौके पर जब दूसरा फेल हुआ, अगर आपने 100 किया होता, श्रीकर भरत ने 100 किया होता, तो कहीं ना कहीं तो आप दिमाग में रहते, एकदम से दिमाग में रहते कि बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब वो उन्होंने अपने करियर को उस तरीके से नहीं चलाया और अब धीरे धीरे ढलान की ओर चीजें आने लग गई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जैसे रिद्धिमान शाह बतौर बल्लेबाज कभी पहचान ही नहीं बना पाए, बिल्कुल, जितनी कुछ बनाई कीपिंग की वजह से बनाई टेस्ट क्रिकेट में, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए। और अब दिक्कतें यही शुरू हो गई हैं श्रीकर भरत के साथ। लेकिन ऋषभ पंत कोई नहीं, एक फॉल, मतलब मैं फिर भी मानूंगा कि वो शॉट थोड़ा कैजुअली खेला गया था, ऊंचा शुभमन गिल का कैच अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत उम्दा कैच। अब ये थोड़ा सा थी दिक्कत की बात, लेकिन ऋषभ पंत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो ऐसे मैचेस में आपके लिए चल जाएंगे। आप एक मैच पे जज भी तो नहीं कर सकते, एक पारी से आप जज नहीं कर सकते, बट आप एक ऐसे खिलाड़ी जैसे कि श्रेयस अय्यर की भी हम बात कर रहे थे, उन्हें जज कर सकते हैं, क्योंकि उनका फेलियर ही खत्म नहीं होने मारा है। भाई कब होगा फिर आप ये बताइए ना। आप अभी रिसेंटली हम श्रीलंका गए थे, वहां आप नहीं चले, यहाँ आप नहीं चल रहे, बूची बाबू टूर्नामेंट में आप नहीं चले, तो कब चलेंगे? फिर ऐसे में खराब फॉर्म वाले एक खिलाड़ी को ड्रॉप करने से ज्यादा कुछ नहीं बनता है। बिल्कुल जी, और ऋषभ पंत का दावा जो है वो चाहे वो चले नहीं चले इस फर्स्ट मैच के अंदर, मगर उनका दावा मजबूत रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में किया है ना, आपके पास्ट के जो कर्मा होते हैं, जैसे विराट कोहली भी नहीं चले थे 2 साल, मतलब रन बन रहे थे, शतक नहीं बन रहे थे, उस तरीके से विराट कोहली नहीं दिख रहे थे, मगर उनके पास्ट के रन इतने थे, कर्म इतने थे कि भाई वो उनको कैरी ऑन कर रहे थे। ऋषभ पंत का भी वही ऑल है, उनका एक्स फैक्टर इतना बड़ा है, और दूसरा उन जैसा कोई है नहीं, ठीक है। अगर है तो ईशान किशन है। ईशान किशन ने अच्छा भी किया, जो टूर्नामेंट खेला, झारखंड की कैप्टनसी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट बात कि यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी के अंदर पहले मुकाबले में वो उपलब्ध नहीं रहेंगे, चोटिल हो गए, एनसीए में समय बिता रहे हैं अभी तो, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बाकी के मैचेस में अगर फिट हो जाते हैं, फिट एंड फाइन हो जाते हैं, तो वहां पर खेलेंगे। मगर एज ऑफ नाउ जो ऑडिशन है, उस ऑडिशन में वो पार्टी नहीं है, तो सिलेक्ट होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। एक आउटसाइड चांस जो है ना, वो ऋतुराज गायकवाड़ का बन रहा था,
कि भाई ऋतुराज गायकवाड़, आपने जिम्बाब्वे में देखा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर ली उन्होंने और रन भी बनाए। हाँ। ठीक है, एक आउटसाइड चांस ऋतुराज गायकवाड़ का बन सकता था, मगर ये खिलाड़ी भी ना मौके पे चूकता है, मौके पे। इनके साथ भी यही कहानी है। इंडिया सी की कैप्टनसी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और इन्होंने मौका गवा दिया। दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में 19 गेंदों पर, या पहली पारी में 19 गेंदों पर 5 रन बनाए। मुझे याद है WTC 2023 में एज ए रिजर्व या बैकअप के तौर पर इनको शामिल किया गया था, मगर उस समय ना जो कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने इनको छुट्टी दे दी थी, इनकी नई नई शादी होने वाली थी या कुछ ऐसा ही चक्कर था। वेस्ट इंडीज दौरे पर फिर टेस्ट टीम में इनको चुना गया, मगर वहां पर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। तो गायकवाड़ ने अभी तक जो है टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, मगर यहां पर जो उन्होंने रन बनाए, उन्होंने अपने ही केस को मजबूत नहीं किया। बेशक CSK की कैप्टनसी मिलके धोनी उनको आगे का फ्यूचर का कैप्टन बता रहे हैं, वो सब चीजें हो रही हैं, बैकिंग हो रही है, नाम हो रहा है, ऑरा बन रहा है, मगर वो ऑरा तब तक उतना सॉलिडिफाई नहीं होगा जब तक आपके रन नहीं निकलेंगे मौके पर। ये एक बड़ा मौका था, ऑडिशन था, यहां पर अपना केस मजबूत कर सकते थे, चूक गए। बिल्कुल चूक गए जी। ये अब अच्छा मौका इसलिए भी था ना क्योंकि सामने वाली टीम 160-65 के अंदर ऑल आउट हो चुकी थी। आप आराम से अपना वक्त लेके खेल सकते थे, लेकिन फिर वही गलती कहाँ तक मतलब नजरअंदाज की जाए। अब ये मौके होते हैं, हम लगातार कब से इन चीज़ों की बात कर रहे थे, पिछले 1-1.25 महीने से, कि दिलीप ट्रॉफी होगी, दिलीप ट्रॉफी होगी, दिलीप ट्रॉफी होगी, उसमें आपको अच्छा करना होगा, अच्छा करोगे तो चल दोगे, अच्छा काम हो जाएगा, बढ़िया टीम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई भी उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया और शायद इसी वजह से अब टीम इंडिया की टेस्ट टीम का जो ख्वाब कुछ खिलाड़ी देख रहे थे, शायद उनके लिए चीज़ें सक्सेसफुल ना हो पाए। और जो स्टार प्लेयर्स फेल हुए हैं, जैसे ऋषभ पंत इन पर्टिकुलर, अगर उनकी बात की जाए, फेल होते चाहे पास होते, उनका टीम में सिलेक्शन पक्का है। सेम अब KL राहुल के लिए भी ये बात जाती है कि KL राहुल आप जानते हैं किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, क्या कर सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट सेंचुरीज टीम इंडिया के लिए की हैं टेस्ट फॉर्मेट में। तो अब श्रेयस अय्यर पे कहीं ना कहीं तलवार लटकेगी, और तलवार लटकेगी ऋतुराज गायकवाड़ पे, जो सीन में तो कहीं से थे ही नहीं। आउटसाइड चांस की आपने फिर भी बात करी कि शायद कुछ हो जाता, वो उन्होंने खुद ही खराब कर लिया। बिल्कुल जी, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना ही केस जो है कहीं ना कहीं खराब किया। ये सारे देखिए बड़े बड़े नाम हैं, मतलब इनमें कोई शक नहीं है, और ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट उस तरीके से खेलते नहीं है। मगर अब BCCI का वो था कि भाई आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना है, तभी आपको सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, रन नहीं बनेंगे, कंपटीशन हाई है, आप कैसे अपना केस बनाओगे। और वैसे भी ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी, या अभिमन्यु ईश्वरन जिनको कप्तान बनाया गया है, ठीक है, अगर वो भी नहीं चले, ठीक है, जो कि सिर्फ खेलते ही एक फॉर्मेट किल प्लेयर टाइप है, ठीक है, अगर आप नहीं ऐसे मौकों पर चमकोगे जहां पर मीडिया की निगाहें हैं, जहां पर सिलेक्टर्स खुद आए हुए हैं, जहां पर सब लोग, आप कोच कप्तान आपको देख रहा है, आप उन मौकों पर नहीं चमकोगे तो फिर कहां चमकोगे। और एक कंसर्न भी जाहिर करता है, मतलब मोटा सा कंसर्न। इन सब जो हमने अभी 3 नाम लिए, इससे पहले कि हम आगे आए, इन 3 नामों में एक कंसर्न जो है ना वो कॉमन नजर आता है कि भाई अनंतपुर में पिच जो थी वो तेज थी, उछाल भरी थी, बेंगलुरु में भी पिच तेज थी, उछाल भरी थी। स्पिनिंग ट्रैक होता है, आप स्पिन में फंसते हो, जब कोई तेज पिच होती है आप उछाल में फंसते हो, मतलब आपके फंसने का अंत नहीं आता। फिर वो चीज कहां पे आएगी, मतलब वो एक कंसर्न है भाई। अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आए कर रहे हो और आपने पर्थ जैसी पिच के ऊपर जो है दिलीप ट्रॉफी की मैचेस करवा रहे हो वहां पर, तो फिर तो सच्चाई आपके सामने आ रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो वे टू फार, मतलब ये तो आपने बहुत दिया। अभी तो बांग्लादेश के लिए पहले तो मामला चलो वो तो फिर भी आप निकाल लोगे घुमावदार पिच बना के, जो ये तेज पिच के ऊपर जो आपका हाल हो रहा है। खिलाड़ियों के सिलेक्शन की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने ये अलार्मिंग साइंस है, बहुत बड़े अलार्मिंग साइंस है। मतलब अगर यही खिलाड़ी कल को वहां जाएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, ऐसे हालात और अब वो बदला लेने के लिए एकदम उत्तेजित हुए पड़े हैं। वो रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि हमको तो भाई अब सीधा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। अब ऐसे में जब आप ऐसी वीक किस्म की टीम वहां लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी फिर, और अगर वहां दिक्कत हुई तो फिर आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट भी कट सकता है। तो ये अब थोड़ा मुश्किल की बात है। ये बेसिकली ये रोहित और गंभीर के लिए अलार्मिंग साइंस, ठीक है, और वेल इन टाइम। मतलब अब आप कहते हैं ना कि भाई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है, तो अगर आप ये स्टिच अब आप कर लो कि भाई ये खिलाड़ी हैं और ये इनकी सच्चाई है, ये इस तरीके से खेल सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके के खिलाड़ी नहीं खेल सकते। अक्षर पटेल ने खेल के दिखाया ना भाई उसी पिच के ऊपर, वो तो स्टार प्लेयर हैं, बिल्कुल स्टार, जे छक्के पे छक्के मारे उन्होंने, 6 छक्के मारे हैं, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो उन कंडीशंस के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, तब जाके आप जो है आगे बढ़ोगे। और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर आपका WTC का फाइनल टिकट जो है वो निर्भर करेगा। अगर आप यहां पर मैचेस जीत भी जाते हो घर पर, तब भी बात वहीं पर आएगी घूम फिर के। 2 टेस्ट मैचेस तो 2-3 टेस्ट, हाँ एग्जैक्टली। चलिए जी, ये हमने आपको दिखाया स्टार प्लेयर्स का हाल। अब हम आपको दिखाते हैं जी जो चमका, गेंदबाज है मगर बल्लेबाजी में चमका, ठीक है, अक्षर पटेल।
ठीक है, उनकी कहानी दिखाते हैं। अपना दावा जो है ना उन्होंने मतलब रविंद्र जडेजा की जगह लेने की ठान ली उन्होंने एक तरीके से, ठीक है। इंडिया डी की तरफ से खेलते हुए 86 रनों की पारी खेली अनंतपुर में, जहां पे पर्थ जैसी पिच है। 78 गेंदों पे छक्के के साथ अपना अर्धशतक उन्होंने पूरा किया, जिस पिच के ऊपर कोई टिक नहीं पा रहा था। 48 पे 6 स्कोर हो गया था जब जहां से उन्होंने पारी को संभालना शुरू किया। और अक्षर ने 8वें नंबर पर आकर जबरदस्त पारी खेली। 14 टेस्ट मैचेस में 646 रन है उनके नाम, 4 अर्धशतक वो लगा चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई कितनी मुश्किल स्थिति थी। इंडिया डी अगर 164 रन बना सकी तो उसमें से 86 रन जो है वो अक्षर पटेल ने अकेले जो है वो बनाए। अपनी जगह के लिए दावा ठोका है कि भाई अगर तीसरे स्पिनर की जगह बनती है तो मेरी है, पहली बात तो ये, क्योंकि मैं बल्लेबाजी भी कर सकता। टीम इंडिया को पसंद वही गेंदबाज आते हैं जो बल्लेबाजी भी कर सके। दूसरा ये कि अगर आप ओवरसीज कंडीशंस में जाते हो तो फ्यूचर में मैं आपका सिंगल बॉलर हो सकता हूं अगर सिंगल स्पिनर के साथ। हाँ, अब आप जडेजा से रिड ऑफ हो सकते हो, ये बात हाँ, बिल्कुल सही बात और है। जडेजा ने वैसे भी बीजेपी ज्वाइन की है। खैर पॉलिटिक्स की ओर ज्यादा कदम बढ़ रहे हैं तो ये, हाँ, बट अक्षर पटेल ने वो चीज ओवरटेक कर ली है। मैं इतना मानता हूँ अक्षर पटेल बीइंग अक्षर पटेल भाई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, कहां से मैच को उठा के इंडिया की झोली में डाला अक्षर पटेल ने। सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच थे, 3 विकेट लिए, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो और मोइन अली, कितने इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। अक्षर पटेल तो अक्षर पटेल हैं जी, वो अब ऋषभ पंत के स्टेटस का खिलाड़ी हो चुका है कि वो किसी ना कैसे भी अपनी टीम में उन्होंने जगह बना ली। और कहां एक वक्त हम सोचते थे कि जब तक जडेजा रिटायर नहीं होंगे अक्षर पटेल टीम में नहीं आएंगे, लेकिन अक्षर ने इन दोनों स्टार्स के बीच में, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में अपनी अलग पहचान एक बनाई है। चाहे बात बल्ले की हो, वो 47-48 रन फाइनल में कितने क्रूशियल थे। टीम इंडिया मैच जीती, वर्ल्ड कप जीती, अब या फिर सेमीफाइनल के वो 3 विकेट हों। टेस्ट क्रिकेट में आप देख लीजिए, पहली ही अपनी डेब्यू सीरीज में 26 विकेट लिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो टर्निंग ट्रैक पर इन्हें बाहर बिठाने, कुलदीप यादव को इनकी वजह से बाहर बिठा दिया जाता है। आप ये देखो, क्योंकि बल्ले से एक एडिशनल आपको देते हैं, रन देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ। और ये बता ही रहे हैं 14 टेस्ट मैचों में 646 रन, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी, और जिस बैटिंग उसमें ऑर्डर में आते हैं 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, वहाँ 4 अर्धशतक तो बहुत हैं। हम तो वो टीम हुआ करते थे जिनको निचले क्रम से कभी रन की उम्मीद ही नहीं होती थी। तो अक्षर पटेल ने काफी हद तक, और ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया ना कि अब इकलौते स्पिनर के तौर पे अगर किसी को खिलाएंगे, हाँ, तो वो अक्षर पटेल उस रेस में फिलहाल तो सबसे आगे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि फील्डिंग, अगर आप क्रांतिकारी कदम लेना चाहते हो तो अक्षर जो गौतम गंभीर ले सकते हैं। बिल्कुल, आप स्टार कल्चर से अगर इधर देखना चाहेंगे तो अक्षर पटेल इज अक्षर पटेल जी, बिल्कुल वो है। बिल्कुल जी, अक्षर पटेल ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया और यही मौके होते हैं। देखिए, अब हर कोई बात कर रहा है, हर कोई उनको जो है बॉर्डर गावस्कर सीरीज तक में उतारने को अकेले तैयार, मतलब कि भाई वहां पे उनका दावा बनता है। ऐसे ही मौके के ऊपर चौके लगाने होते हैं, तब जाके आपकी जगह बनती है, आप अपना रेस में जो है वो आगे आते हो। और वो अक्षर पटेल ने काम यहाँ पर ऑडिशन में करके दिखाया। ये एक खिलाड़ी इस ऑडिशन में मतलब पास हुआ है, डिस्टिंक्शन से पास हुआ, आप कह सकते हो जी, इन्होंने ऐसा किया है। चलिए जी, अब 3 गेंदबाजों का नाम लेते हैं, जो भी पास ही मान लीजिए आप, ठीक है, पास ही मान लीजिए या पास ही मान लीजिए, मतलब डिस्टिंक्शन वाला तो नहीं, मगर पास मान लीजिए। भाई 5 पर 4 पर लिया होता तो समझ में आती, मगर फिर भी चलिए जी। तीनों गेंदबाजों के आंकड़े दिखाए, एक ही टीम से जो है ये तीनों खेल रहे। इंडिया ए की तरफ से ये तीनों मैदान पर उतरे, खलील अहमद, आकाशदीप और आवेश खान। आकाशदीप ने तो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, खलील अहमद और आवेश खान ने नहीं खेला हुआ, मगर आप देख लीजिए 2-2 विकेट इन्होंने निकाले और पहले दिन इंप्रेस किया। विकेट ज्यादा नहीं है मगर इंप्रेस किया इन्होंने अपनी गेंदबाजी से, किफायती गेंदबाजी की, अच्छा टप्पा एग्रेशन से डाल रहे हैं, बढ़िया। इनको जो विकेट मिले, जो 2-2 विकेट हर एक को मिले, आकाशदीप का तो वो विकेट बहुत अच्छा था जो उन्होंने चटकाया, तो बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा। और दीपेश, इस सीरीज के अंदर, बांग्लादेश की सीरीज के अंदर कहा जा रहा है कि भाई मोहम्मद शमी मैच फिट पूरे नहीं हो पाएंगे, जसप्रीत बुमराह को एक्सटेंडेड आराम दिया जाएगा, तो इन गेंदबाजों के सामने तो लॉटरी खड़ी है। इनके सामने खड़ी है। मैं तो आकाशदीप को अभी भी इस रेस में सबसे आगे मानता हूं। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था जब उनको डेब्यू का मौका मिला था, और ये कहीं ना कहीं उनके जो सीवी है ना, जो सीवी आने वाली सीरीज के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करता है। खलील अहमद के ऊपर तो बिल्कुल करता है, आवेश खान को फिर भी थोड़ा एक आउटसाइड चांस मिल जाता है कई बारी। टेस्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद की बात है, लेकिन आकाशदीप एक अच्छे वो हैं विकल्प आपके पास। उन्होंने 3 विकेटें अपने डेब्यू पे ली थी इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट, वहां ओपनर्स को आउट किया था, बड़ी शानदार गेंदबाजी वहां भी। इनके पास टप्पा अच्छा है, स्विंग कराते हैं, 140-45 की स्पीड इनके पास है। इनका दावा थोड़ा मजबूत है टेस्ट क्रिकेट के मामले में। और ये आप जो कह रहे हो ना कि पास हो गए हैं, पास मैं इनको तो मानता हूं। जिस तरह की गेंद अभी आपने जिक्र भी किया सर, उस चीज का क्या शानदार गेंद थी वो, किस तरीके से टप्पा खा के बाहर पड़ी और ऑफ स्टंप पे जाके लगी, बड़े शानदार परफॉर्मेंस इनका। और मैं यही चाहूंगा कि खेलें, अगर मौका मिलता है, शमी और बुमराह फिट नहीं है या नहीं खेलते हैं तो इनको खेलना चाहिए।
बिल्कुल जी, खेलना चाहिए। मगर इसी के साथ एक गेंदबाज और जिसको मैं सोच रहा था कि वो इस लिस्ट में जगह बनाएगा ना, अर्शदीप। ठीक है, मगर अर्शदीप पहले दिन इंप्रेस नहीं कर पाए हैं जी। 8 ओवर की गेंदबाजी की, 24 रन दिए, कोई विकेट भी हासिल नहीं कर पाए, जबकि उनको फ्रंट रनर माना जा रहा था कि भाई अगर बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, तो अर्शदीप की कहीं ना कहीं जगह बनेगी। आपको सिराज का एक जोड़ीदार चाहिए, मगर सिराज का जोड़ीदार ना, जैसे आप बोल रहे हो ना, आकाशदीप उस रेस में सबसे आगे जो है वो आकाशदीप आपको नजर आएंगे। जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरीके से टप्पा डाला और जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन यहां पर गया था। इन सब के अलावा एक खिलाड़ी जिसकी बात करनी जरूरी है, उनका ग्राफिक हमने अभी नहीं बनाया, मुशीर खान। ठीक है जी, भाई कहीं से कहीं तक वो अभी टीम इंडिया के प्रोबेबल नहीं है। वो शतक बना दिया, मगर ऐसा नहीं है अभी कि तो अंडर 19 खेला है। अभी देखिए 19 साल का खिलाड़ी है, सरफराज खान के छोटे भाई, ठीक है, मगर गट डिटर्मिनेशन जो है ना दिखाया उन्होंने, दिखाया। अब कि भाई मुशीर का भी नाम ना लिया जाए धीरे धीरे, ये शतक से उन्होंने साबित कर दिया है। ठीक है भाई, देखिए टीम इंडिया में जगह नहीं बनेगी अभी वहाँ कंपटीशन, अभी मैच्योरिटी भी नहीं है, एज भी नहीं है, मगर यही होता है ना कि आप धीरे धीरे नाम अपना बिल्ड करते हो ना। विराट कोहली भी ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुए थे, जब अंडर 16 अंडर 18 लेवल पे परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी। हर किसी कोई विराट बोल रहा था कि भाई नेक्स्ट बड़ा प्लेयर है, नेक्स्ट बड़ा प्लेयर है, ऐसे ही नाम बनता है। बहुत बड़ा बन गया, हाँ, नेक्स्ट बड़ा पता नहीं कितना बड़ा बन गया। विराट कोहली के बारे में तो बात करते हुए सीना चौड़ा हो जाता है। बड़े बनते हुए देखा भी है ना। देखो 2008 में खेलना शुरू किया था, तब हम 8-8 साल के ही थे, तब देखा उन्हें कि हाँ ऐसा भी कोई प्लेयर है जो तेंदुलकर के बीच में अपनी पहचान बना रहा है। और आज जब देखता हूँ 50 ओडीआई सेंचुरियां, 80 टोटल इंटरनेशनल शतक, आईसीसी ट्रॉफियां, वर्ल्ड कप, विराट हैं। बिल्कुल जी, और उसी पद चिन्हों पे ना जब कोई युवा खिलाड़ी चलता हुआ नजर आता है, मजा आता है, तो फिर मजा आता है। बिल्कुल सही बात। फिर ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है ये नेक्स्ट विराट हो, ठीक है, हो सकता है, यू नेवर नो ना। अब मुशीर खान भाई, जब सचिन तेंदुलकर ने दिलीप ट्रॉफी में शतक बनाया था तो किसी ने सोचा था 17 साल का ये लड़का जो है वो इतने सारे रिकॉर्ड्स बना देगा, ठीक है। तो अब और डेब्यू पे बनाया मुशीर ने, बहुत बड़े नाम आज आपने ले लिए, है ना। ठीक है, तो मुशीर ने डेब्यू पे कमाल किया, ये उनके लिए खास है, उनके पिता के लिए खास है। बड़ा भाई तो अच्छा कर ही रहा है। हाँ, भाई अच्छा कर रहा है, भाई उठ के तालियां बजा रहा था, ठीक है, कि भैया चलो छोटे भाई। आज फेल हुए ना वो, हाँ वो फेल हुए, सरफराज जो है वो फेल हुए, मगर मुशीर ने जो है बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो ये ऑडिशन है जी, ऑडिशन का पहला दिन था। क्या हाल रहा, क्या सूरत हाल रहा, वो हमने आपको बता दिया। 4 दिन का ये फर्स्ट क्लास मैच है, और जैसे ही ये 4 दिन का मैच खत्म हो जाएगा, दोनों जगहों पे जो चल रहा है, उसके बाद जो है टेस्ट टीम के लिए हमारे सारे पंच जो हैं वो टीम इंडिया के वो बैठेंगे, और फिर जो है वो एक टीम फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम चुनी जाएगी। कौन ऑडिशन में पास हुआ एक्चुअली नजरों के अंदर सिलेक्टर्स की, वो पता लग जाएगा। चलिए जी, सिलेक्टर से आगे बढ़ते हैं, अब बीसीसीआई की बात करते हैं। ठीक है, बीसीसीआई की बात करते हैं कि भाई बीसीसीआई की बैठक होने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन पहले आपको दे देते हैं कि बैठक कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है। 29 तारीख को जी बीसीसीआई की बैठक है, बेंगलुरु में बीसीसीआई की एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे कहते हैं। सचिव का चुनाव मीटिंग का एजेंडा नहीं है, जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई क्योंकि जय शाह जो है 1 दिसंबर से आईसीसी चले जाएंगे, ठीक है, तो भाई यहाँ पर सेक्रेटरी कौन होगा उसका एजेंडा जो है वो इस मीटिंग में तय होगा, मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी चुनने के लिए एक स्पेशल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एजीएम में जो है 2 पेज का एजेंडा सामने आया है, 18 मुद्दे हैं, जिसमें छोटे बड़े कई मुद्दे हैं कि भाई इस कमेटी में कौन होगा, ये क्या होगा, वो छोटे मोटे जो मुद्दे होते ही हैं, जो टीम इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड उस तरीके से नहीं होते। मगर एक चीज़ और है कि बैठक के बाद जो है ना एनसीए, नया एनसीए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो बेंगलुरु में है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर ही, अब उसको एनसीए को जो है ना बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब आउटस्कर्ट्स पे बेंगलुरु में। और मेरे ख्याल से 45 पिचें वहाँ पे हैं, ओलंपिक साइज स्टेडियम है, दुनिया भर की बातें को सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उसका उद्घाटन करेंगे, और वो यही इस बैठक के इर्द गिर्द ही वो उद्घाटन भी होगा। एक बड़ी चीज़, एक बड़ी सौगात इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ी जी। अगर इतने मतलब अब क्रिकेट को सच में ना, अब जो हम कहते थे ना कि धर्म है, वो अब धर्म टाइप फील हो रहा है। मतलब एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का 46 पिचें, क्रिकेट को लेकर इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है हमारी कंट्री में, और ये अच्छी बात है। रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं उस तरह के। हमारा पाकिस्तान जैसा हाल, बुरा हाल थोड़ी है कि हम बांग्लादेश से, यूएसए से और अफगानिस्तानों से हार रहे हैं। हमारे तो क्रिकेट अच्छा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे करके हम आईसीसी ट्रॉफियों के फाइनल में जा रहे हैं, फाइनल जीत भी रहे हैं। अच्छी डोमिनेटिंग कंट्री हमारी बन चुकी है क्रिकेट में, और हेड्स ऑफ टू बीसीसीआई, जितना काम उन्होंने किया है। जय शाह जा रहे हैं आईसीसी, लेकिन उम्मीद ऐसी होगी कि एक और सचिव कुछ ऐसा मिले टीम इंडिया
इंडिया को कि भाई इसी तरीके का काम लगातार करके दे जिस तरह का जय शाह ने किया है। जय शाह क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने इंश्योर हमेशा किया कि मैं एक अच्छा सचिव बनूं, एसीसी का अच्छा मैनेजर बनूं, और बहुत शानदार काम सर उनका जो कुछ है ना पिछले इतने सालों में जो भारतीय क्रिकेट को मिला उसमें जय शाह का एक बहुत अपर हैंड रहा है। बिल्कुल जी, और एक नई चीज़ मिलने वाली है और हो सकता है कि जी प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन करें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खेलों के प्रति वैसे भी प्रधानमंत्री काफ़ी सजग रहते हैं। पैरा ओलंपिक्स में भी कोई जीतता है तो उससे फ़ोन पर बातचीत और ये वो सब चीज़ें की जा रही है। खेलों को आगे बढ़ाना और खेलों के ज़रिए जो है ना वो अपना एक लोगों से कनेक्ट बनाना, कनेक्शन होना, ये भी जो है ना बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। तमाम खबरें हमने समेट के आपके सामने परोस के रख दी। अगर आपको बस अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रहना है, जो हमारा काम है आपको करना, तो आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।